ठीक है, मुझे सुनिश्चित करने दे कि मेरा ब्रेन सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है। कोस्टा रिका में दुनिया की 6% जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी है, कम से कम 10 लाख प्रजातियां। हाँ, और उन 10 लाख में से 60% कीड़े हैं। हाँ, कोस्टा रिका वास्तव में कीड़ों का देश है। ओह माय गॉड, अरे बाप रे यार, ये कितना बड़ा बीटल है। ये एक हाईली एडवांस्ड कीट विज्ञान का प्रकाश जाल है। ये है मेरे अच्छे मित्र और विश्व प्रसिद्ध कीट विज्ञानी जिम। नमस्ते जिम। नमस्ते दोस्तों। आज रात हम कोस्टा रिका के कुछ सबसे आकर्षक कीटों को आकर्षित करने के लिए उनके संयुक्त शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य उन्हें पकड़ना और फिर कल दिन के उजाले में उनमें से कुछ को प्रदर्शित करना है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर आए, जिम हमें बताएं कि ये तकनीक इतनी उन्नत क्यों है। हमारे पास वास्तव में एक अविश्वसनीय प्रकाश का जाल है। हम कीटों के नेविगेशन में हस्तक्षेप करने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के प्रकाश बल्बों का उपयोग करते हैं। हमारे पास यूवी है, सफेद रोशनी और पारावाष्प है, जो इस वर्षावन के हजारों कीटों को आकर्षित करने के लिए है। अब ये प्रकाश संयोजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये किसकी नकल करता है? हाँ, तो कीट वर्षावन के अंदर जाने के लिए सितारों और चांद का उपयोग करते हैं। तो अब जब हमारे पास वास्तव में अंधेरी की स्थिति है, तो ये इस प्रकाश जाल में हजारों कीटों को आकर्षित करने का सही समय है, इसलिए खास है। तो हम उनके रास्ते को रोक रहे हैं और किस्मत से हम कुछ वाकई शानदार कीटों को देखने के लिए जा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा समय लगेगा, संभवतः पूरी रात। तो हम आराम से बैठेंगे और शो का आनंद लेंगे ताकि देख सके कि किस तरह के जीव दिखाई देते हैं। 14 वर्षों से भी अधिक के अनुभव के साथ जिम का क्षेत्र कीट विज्ञान अनुसंधान अभूतपूर्व है, क्योंकि वो 30 से अधिक नई कीट प्रजातियों की खोज का दावा करता है। रेंगने वाली चीजों के सच्चे दीवाने, उन्होंने अपना जीवन वर्षावन संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। और जैसा कि हम जानने वाले हैं, ये सब शुरू होता है कीड़ों से। ठीक है जिम, तो लाइट चालू होने के बाद से हम लगभग 2 घंटे से काम कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस समय इस जाल के ऊपर लगभग 1000 कीड़े होंगे। लेकिन जब कोस्टा रिका में जैव विविधता की बात आती है, तो क्या हम जानते हैं कि इस देश में कितनी कीट प्रजातियां हैं? हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको थोड़ा सा जैव विविधता के बारे में बताता हूँ, जो हमारे इस बहुत छोटे देश मध्य अमेरिका में है। कोस्टा रिका में दुनिया की जैव विविधता का लगभग 6% है, जो इस आकार के देश के लिए वाकई क्रेजी भरा है। और हमारा अनुमान है कि ये लगभग 10 लाख है। हर चीज की प्रजातियां यहाँ पर है। आप जानते हैं कि पौधे, कीड़े, स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप और भी बहुत कुछ। वाकई में कोस्टा रिका में 10 लाख प्रजातियां हैं। हाँ बिल्कुल, बढ़िया। और उनमें से लगभग 60% से ज्यादा तो केवल कीड़े ही हैं। इसीलिए शायद हमें सटीक संख्या नहीं पता, और ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि आप लोग ज्यादातर अनडिस्क्राइब्ड प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। बिल्कुल, आप और हम जो जानते हैं वो तो बस 20% है। कोस्टा रिका के अंदर जो कुछ भी है हम वास्तव में जानते ही नहीं। आप जानते हैं हमारे देश की जैव विविधता, जो आज रात हम जो कीड़े देखने जा रहे हैं उनमें से लगभग 80% तो अब भी विज्ञान के लिए अनडिस्क्राइब्ड और अननेम्ड है। सच में, मतलब ये कि आज रात जो हम कीड़े देखेंगे उनमें से 80% अनडिस्क्राइब्ड है, इसलिए हम नई प्रजातियां देख सकते हैं जिन्हें पहले नहीं देखा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक आइडिया है मेरे पास। आप एक कीट विज्ञानी हैं, आप अपनी प्रजाति को जानते हैं। आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आपको एक चुनौती देना उचित होगा। तो आप बताना कि आप उनमें से कितने को पहचान सकते हो। मैं आपको स्क्रीन के पास ले जाकर कहना चाहूंगा, मैं एक की ओर इशारा करूंगा और आप मुझे बताएंगे कि आप इनमें से कितनों को पहचान सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आप कितनों को सही पहचानते हो, कितनों को नहीं पहचानते। बिल्कुल, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर आप चैलेंज के लिए तैयार है तो देखते हैं कि आप कितने पहचान पाते हैं या नहीं। हम कुछ बड़ा देखेंगे। ये क्या है? ये वर्षावन के अंदर पाए जाने वाले फल खाने वाले पतंगों में से एक है। ओह, तो इसके बारे में क्या? ये जिलोफानिस है। ये स्फिंक्स मॉथ है, वास्तव में महत्वपूर्ण है परागकण के लिए। ओह, ये क्या है? तो ये मूल रूप से एक पतंगा है जो बीटल के एक बहुत ही विषैले समूह की नकल कर रहा है। तो ये पतंगा है, मतलब हाँ, ये पतंगा बीटल की नकल कर रहा है। जिम, ये क्या है? तो मूल रूप से ये एक ऐसे परिवार से संबंधित है जिसे हम कोसिडे या लियोपोल्ड मॉथ कहते हैं। एक और पतंगा, एक और पतंगा। ठीक है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये पतंगा तो नहीं है। जिम, तो ये क्या है? हाँ, लोग सोचते हैं कि ये एक ड्रैगन फ्लाई का प्रकार है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये चींटियों में से एक है और ये वाकई में कीटों का शिकार करता है, ये कीड़ा। ओके, मेरा अनुमान वाकई में गलत था। मुझे लगा था कि ये एक ड्रैगन फ्लाई है। तो मुझे देखने दो। पतंगा पतंगा, ओ यहाँ चलते हैं। ये क्या है? ये मूल रूप से परागण करने वाले बीटल्स का एक महत्वपूर्ण समूह है। ओ, यहाँ नीचे इस चीज के बारे में क्या? देखो मेरे पास क्या है। आ जाओ मेरे पास। Oh my God! ये नई प्रजाति हो सकती है। एक सेकंड रुको। वैसे मैं जानता हूँ कि ये क्या है। सिकेडा। बिल्कुल,
हाँ ठीक है, ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। इस दुनिया में कौन है ये? हाँ, मुझे कीटों का ये समूह बहुत पसंद है। हम इन्हें फुलगोरिड कहते हैं और ये वाकई रंग बिरंगे होते हैं। दिखाता हूँ आपको। ओ, मुझे थोड़ा सा तेज होना चाहिए क्योंकि कूदते हैं ये। तुमने इन्हें कुचला तो नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बढ़िया है अंदर से। ये नीचे से तो डैल्मेशियन की तरह है। हाँ बिल्कुल, यहाँ सभी फुलगोरिड अद्भुत है। क्या ये कोई पतंगा है क्या? वैसे सिकेडा से संबंधित है। ये वाकई सिकेडा से बहुत करीब संबंधित है। कल्पना कीजिए पतंगा नहीं है। ठीक है, इसको देखो यार, ये कोई नई प्रजाति है। ये बहुत बढ़िया है ना? और वास्तव में हमारे पास एक ही वंश की दो प्रजातियां हैं। ओह माय गॉड, आप सही कह रहे हैं, ये इस तरह की है। हाँ ये समान है, लेकिन ये जैसे आप जानते हैं कि अलग है। पंखों के पैटर्न बिल्कुल अलग है। और क्या मैं सही हूँ तो क्या एक पतंगा है? ये पतंगा है। ये पतंगा है। हाँ पतंगा। मुझे एक मिला, ठीक है। और किस तरह का पतंगा? ये भी एरिबिडी परिवार से संबंधित है। तो ये कोई नई प्रजाति नहीं है? हाँ ये कोई नई प्रजाति नहीं है। ऐसा लगा कि हो सकता था, लेकिन ठीक है। तो आइए अब इनको यहाँ पर देखते हैं। ये क्या है? वैसे आप जानते हैं कार्टी, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे पास क्या है और ये समझने में समय लगता है कि ये क्या है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। आप इसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर उसके बारे में? मुझे लगता है दोनों है। अच्छा दोनों? मुझे नहीं पता कि ये तो किसी चमगादड़ प्राणी जैसा दिखता है। मुझे पता है ना, मेरा मतलब है मान लीजिए ये किसी तरह का पतंगा है ना। ये पतंगा है, ये दोनों पतंगे है। ये एक छड़ी के टुकड़े जैसा दिखता है। हाँ ये लकड़ी के टुकड़े जैसा ही है ना। ये एकदम सही छलावरण है। तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते कि दोनों क्या है? ये अनडिस्क्राइब्ड प्रजातियां हो सकती है। बिल्कुल। और कभी कभी आप जानते हैं कि हमें उन नमूनों को इकट्ठा करने और फिर जननांगों की जांच करने, उन्हें नजदीकी प्रजातियों से तुलना करने, ये पता लगाने के लिए कि ये किस तरह का परिवार है, विच्छेदन करने की जरूरत होती है। अगर अनडिस्क्राइब्ड निकले तो उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। शायद ये कायोटी भी हो सकता है। अभी के लिए हम इसे छोड़ देंगे। हम बस इतना कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। ओह ये क्या है दोस्त? ठीक है, तो ये समूह है जिसे हम आर्किटिडे कहते हैं। ये पतंगों का समूह मुझे बहुत पसंद है। ये वास्तव में ततैया की खतरनाक प्रजाति की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि ये वाली प्रजाति जो है वो ऐसा ही दिखती है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। यहाँ ओपेसोमेटिक कलर है, मतलब ये ततैया की नकल कर रहा है। सही कहा। मैं वास्तव में सोच रहा था कि मैं ततैया की ओर इशारा कर रहा हूँ। फिर से ये पतंगा है। ठीक है, खैर मैं बिना किसी सवाल के कहूंगा जिम अपने कीड़ों को जानता है और मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर ये पतंगा नहीं है तो ये शायद एक बीटल है। अब जिम मेरे जैसे शौकिया कीट विज्ञान के दीवाने के लिए अगर मैं कोस्टा रिका के कीटों की पहचान करना चाहता हूँ तो क्या कोई अच्छा फील्ड गाइड है जिसे आप यहाँ देखने वाले सभी लोगों को सुझाएंगे? खैर हमने एक ऐप विकसित करने में लगभग 11 साल बिताए हैं। क्या आपके पास ऐप है? हाँ बिल्कुल, तो हम इसके लेखकों में से एक हैं और बायोसिर ने लोगों की जेब में ये सारी जानकारी डालने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हमारे पास कोस्टा रिका के जानवरों का ऐप है, तो हमारे पास स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछली, कीड़े और बहुत सी चीजें हैं। आप जान सकते हैं इस ऐप में। तो ये ऐप वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने अब तक कितनी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है इसमें? 7,000। 7,000? ओह माय गॉड, ये क्या था? क्या था? मुझे देखने दो। ये तो क्रेजी हो गया यार कार्टी। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, देखो इसको। क्या है ये? ओह माय गॉड, ये तो क्रेजी है यार। ये इस ग्रह पर सबसे बड़े बीटल्स में से एक है। ओह माय गॉड, ये अब तक का सबसे बड़ा बीटल देखा आज। ठीक है, ये पूरी रात हमने देखी और ये सबसे बड़ी चीज है। अब दर्शकों को ये भी मत बताओ कि ये क्या है। ओह माय गॉड, यस, ये आज रात का सबसे बड़ा कीट होने वाला है दोस्तों। ये आपको अवश्य देखना चाहिए। ओह माय गॉड, इसके आकार में भरोसा नहीं कर सकता। माय गॉड, ये कितना बड़ा है यार। लेकिन ये किस तरह का बीटल है यार? ये मूल रूप से मेगासोमा एलिफस है। ये है मेगासोला एलिफस। पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन बहुत बढ़िया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एलिफेंट बीटल से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। ये वो क्षण है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जिम मैं तुम्हें सम्मान देने जा रहा हूँ। चलो बीटल को कंटेनर से बाहर निकालते हैं। अपना हाथ लेंस के सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कांप रहा है ये। चलो शुरू करते हैं। कार्टी पीटरसन एलिफेंट बीटल को संभालने वाला है। क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तो तैयार हूँ। तुम्हारे हाथ में ग्रह के सबसे शक्तिशाली बीटल्स में से एक है। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है। ओह, इसके पंजे तो बहुत ही तीखे हैं। वाओ, ये वो चीज है, इसमें बहुत वजन है यार। मैंने कभी इतना भारी या इतना मजबूत बीटल नहीं पकड़ा है। ओ ओ ओ ओ, चलो देखते हैं कि क्या मैं इसे एक जगह पर शांत रख सकता हूँ क्या। इसके पैर भी वैसे बहुत ज्यादा नुकीले हैं। हाँ बहुत नुकीले। अब मुझे पता है कि पहली चीज जो आप कोई भी वहाँ से देख रहा है वो ये है कि इसका प्रमुख सींग। जिम ये बताओ कि इस जानवर पर सींग होने का क्या मतलब बनता है? हाँ बिल्कुल, तो ये एक नर है। तो मूल रूप से नरों में उनके पास एक सुंदर सींग होता है और वे जंगल की छतरियों में नरों के बीच लड़ाई के लिए इसका उपयोग करते हैं।
तो जब वो किसी दूसरे नर को देखते हैं, खासकर अगर कोई महिला आसपास हो, तो आप जानते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत बड़ी लड़ाई करते हैं जब तक कि उनमें से कोई एक जमीन पर ना गिर जाए। ये बात तो समझ में आ गई। अब जब इस आकार की बात करें तो मानो या ना मानो ये चीज उड़ने में सक्षम तो है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये लोग वास्तव में उड़ान भरने और जमीन से दूर जाने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें जंगल की छतरी में जाने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है और वहां से वे कूद कर उड़ान भर सकते हैं। तो क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं तो ये ग्रह पर दूसरा सबसे भारी कीट है। अच्छा, तो फिर इससे बड़ा वाला कौन सा है? हरक्यूलिस बीटल। वाह, शायद ये संभव है कि हमारे सेटअप के पीछे का बड़ा पेड़ ही वो जगह है जहाँ से नीचे गिरा होगा। हाँ बिल्कुल। तो प्रकाश ने निश्चित रूप से इसे आकर्षित किया होगा, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं कि यह ग्रह पर सबसे भारी कीटों में से एक है। ठीक है, तो मैं स्पष्ट रूप से इन हुक जैसे पंजे और पैरों पर सभी कांटों के प्रभाव को ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल है वैसे कि जिसका जवाब दर्शक निश्चित रूप से चाहते हैं कि क्या ये प्राणी काटने में सक्षम है? क्या ये डंक मारता है और क्या ये विषैला या जहरीला है? बिल्कुल नहीं, ये एक हानि रहित जानवर है। वाकई बहुत ही मिलनसार जानवर है। आप जानते हैं कि इसलिए लोग आमतौर पर जैसे जब वे इन विशाल जीवों को देखते हैं तो उन्हें डर लगता है। ये कोस्टा रिका के ग्रामीण इलाकों में वर्षावनों के अंदर या घरों के आसपास होता है, लेकिन हाँ मेरा मतलब है ये मिलनसार प्राणी है वास्तव में। हाँ, ये सिर्फ देखने में डरावना है। मेरा मतलब वो कहते हैं ना कि किसी किताब को उसके कवर से मत आंकिए। आप किसी भी कीट को उसके अटपटे स्वभाव से नहीं आंक सकते। ये ऐसा दिखता है जैसे लोगों को लगेगा कि ये उन्हें जकड़ लेगा, आपको दर्दनाक काटेगा या फिर जहरीला डंक मारेगा, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से हानि रहित जीव है। और इस तरह के जानवर और सभी कीटों को कोस्टा रिकन वर्षावन में किन खतरों का सामना करना पड़ता है? हाँ कायोटी, मैं जानवरों के इस समूह के संरक्षण के बारे में वास्तव में चिंतित महसूस करता हूँ, क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। कोस्टा रिका में 10 साल से भी कम समय में कीटों के बायोमास का 40% खत्म हो गया है और 3 महत्वपूर्ण समस्याएं अभी भी है जिन्हें ठीक करने के लिए हमें अभी भी काम करने की जरूरत है। जैसे आवास की हानि का सामना कर रहे हैं जो कीटों के लगभग खतरे का 60% है, और साथ ही आप जानते हैं कीटनाशक, हमारी फसलों को कीटनाशक का उपयोग हो रहा है जो कीटों के बायोमास और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के साथ एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये कुल 3 श्रेणियों में विभाजित हो जाता है, मुख्यतः मैकेनिकल, पर्यावरण का विनाश, और केमिकल। केमिकल जिसमें कीटनाशक और प्रदूषण शामिल है, और फिर जलवायु परिवर्तन के साथ तो सभी शामिल है। जी बिल्कुल। अगर हम मान लें कि हमारे ग्रह पर अगर सारे कीड़े समाप्त हो जाएं, तो फिर मानव जाति का आखिर क्या होगा? हाँ, हम उनके साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो लोगों को एहसास भी नहीं है कि हम कीड़ों पर निर्भर हैं। तो सभी कीड़े सबसे महत्वपूर्ण जीव हैं। हम कीड़ों के बिना पक्षियों की कल्पना नहीं कर सकते, और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कीटों के बिना हमें भोजन मिलेगा। तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं ये कीड़े। लोग अक्सर कीड़ों से डरते हैं क्योंकि उन्हें गलत समझा जाता है। और जिम, आपसे बात करके और आपकी टीम के साथ काम करके और इस एपिसोड को फिल्माते हुए हम जो महसूस कर रहे हैं वो ये कि कीटों के संरक्षण की आवश्यकता तो वाकई में है। हम ध्रुवीय भालू, गेंडे और इन सभी मेगाफोना प्रजातियों के बारे में चिंतित हैं, जबकि संरक्षण निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इन जीवों को हमारे समर्थन की भी आवश्यकता है, और आप अपने संगठन बायोसुर के साथ ओसा प्रायद्वीप में बहुत कुछ ही दिलचस्प काम कर रहे हैं। हमें इस बारे में थोड़ा बताएं कि आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। तो अभी जो हमारे पास जो मुख्य लक्ष्य है उनमें से एक है उष्णकटिबंधीय वर्षावन की सुरक्षा करना। अभी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बिक्री के लिए है, वो असुरक्षित है, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ग्रह में लुप्त हो रही लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास की रक्षा करना, आप जानते हैं ये महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि वर्षावन को बचाना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे अच्छे समाधानों में से एक होगा। यही हमारे प्रमुख लक्ष्य है जो हमारा संगठन काम कर रहा है जिस पर। जिम, इस यात्रा पर अपने शोध के हिस्से के रूप में हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात हम इस बीटल को जंगल में वापस छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको कुछ शॉट दिखाएंगे। लेकिन जिम, ये वाकई शानदार रहा है। ठीक है, तो मैं क्या आपको चुनौती दे सकता हूँ? आपने चैलेंज किया, अब मैं करता हूँ। अच्छा, आप मुझे चैलेंज देंगे? बिल्कुल। तो चैलेंज है क्या? इस जानवर को अपने चेहरे पर रखना होगा। मुझे चेहरे पर रखना होगा। ओके ठीक है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो चुनौती को पसंद है, तो करिए फिर। चलिए चलिए, ठीक है, मुझे लगता है कि सभी को देखना होगा। ये ऐसा है तो हाँ कायोटी, चलो देखते हैं कि क्या तुम इसे अपने चेहरे पर रखोगे तो क्या होगा। मैं वास्तव में अपनी आंखों के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। कल मैं इसे अपने सर के किनारे लगाऊंगा, डरिए मत, इसकी आंखें बंद कर रहा हूँ। तो मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। ओके, 1 2 3। अरे यार, ये कितना शक्तिशाली है। आप देख सकते हैं इसके कितने शक्तिशाली पैर हैं। अरे ये तो मेरे कान को पकड़े हुए हैं। अरे नहीं। अरे यार, ये तो बहुत ही तेज है। मुझे लगता है कि बीटल को हटा लो यार। ओ, मेरी आंखों को बचाना यार। नहीं 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 नहीं, घबराइए मत, बस लगभग निकल ही गया ये। अच्छा दोस्तों, तो ये हो गया बेहतरीन बग एम्फीथिएटर। मैं हूं कायोटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। जिम, ये तो वाकई कमाल था।
जिम के साथ काम करने के दौरान मैंने कीड़ों के महत्व के बारे में नई समझ हासिल की। सरल शब्दों में कहें तो इन अटपटे दिखने वाले जीवों के बिना, जिन्हें हम में से कई लोग खौफनाक मानते हैं, हमारा अस्तित्व होता ही नहीं। कीट परागण करता है और उनके बिना ये पौधे जिन पर हम जीवित रहने के लिए भोजन के सोर्सेज के रूप में निर्भर करते हैं, ये गायब हो जाएंगे। और अगर पौधे गायब हो जाते हैं तो मानव प्रजाति के अस्तित्व के समाप्त होने में बस कुछ ही साल लगेंगे, और ये हम सभी जानते हैं।